सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग आगामी परीक्षा को देखते हुए एक बार फिर से ही अपने YouTube चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार हम लोग हाजिर हुए हैं। तो हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेट के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इन सभी का सलूशन के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं, बात करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और पहले क्वेश्चन के साथ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इसमें आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन है आपका कि सालों बाद प्रवासी पति जो है लौटा। इसमें आपको बताना है कि इसमें विशेषण क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका और बताना है आपको कि इसमें विशेषण क्या है। तो देखें, क्वेश्चन को पढ़ें आप। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। आपको पता होना चाहिए विशेषण होते क्या हैं। विशेषण जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। तो यहाँ पर अगर हम संज्ञा को ढूंढें तो पता चल जाएगा कि इसमें विशेषण कौन सा है। और आपके सामने कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ है, दे दिया है इसमें ऑप्शन के रूप में सालों दे दिया है, फिर प्रवासी दे दिया है, एक ऑप्शन बनाया पति बनाया, ठीक ना। और इसमें ए और बी दोनों दे दिया है, ए व बी दोनों दे दिया है यहाँ पर ऑप्शन में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा और इसमें आपको बताना है विशेषण। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, सालों, प्रवासी, पति, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पति शब्द है यह संज्ञा के रूप में है और पति की विशेषता है कि वह प्रवासी है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रवासी हो जाएगा, ठीक ना। प्रवासी पति, इसका मतलब वह पति जो किस रूप में हो, प्रवासी, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रवासी। और हाँ, एक बात यहाँ पर और हम लोग समझ लें, विशेषण की बात यहाँ पर की गई है। तो इस क्वेश्चन में एक और विशेषण है, उसको हम देख लें। देखें यहाँ पर जो उसका शब्द है तो सर्वनाम, क्या है तो सर्वनाम, लेकिन इसका प्रयोग प्रवासी। और देखेंगे प्रवासी शब्द जो है संज्ञा के रूप में भी हो सकता है, संज्ञा के रूप में हो सकता है। तो संज्ञा के बाद, संज्ञा के पहले अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो अगर इसमें क्वेश्चन में ये अगर पूछता कि इसमें सर्वनामिक विशेषण कौन सा है तो उसका आंसर क्या सही हो जाता, उसका आपका यहाँ पर सही हो जाता, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलें, क्वेश्चन आपका है कि बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। क्वेश्चन आपका दिया है दोस्त कि बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो देखिए बूढ़ा शब्द है, इसमें तो सही आंसर क्या होगा, इसमें आपका बुढ़ापा आंसर सही होगा, ठीक ना। बुढ़ाई जो शब्द है यह बुढ़ापा से अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुढ़ापा शुद्ध रूप होता है। भोजपुरी भाषा में हम लोग बुढ़ाई का प्रयोग करते हैं, यह देशज शब्द के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं कि यह तद्भव शब्द हो सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। आप याद रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाते समय कुछ प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं। अगर वो प्रत्यय आपको याद है तो आराम से आप इसको आप बना सकते हैं। पा हो गया, पन हो गया, त्वा हो गया, और देखते हैं बहुत सारे प्रत्यय होते हैं जिनके द्वारा, जैसे आवट होता है, जैसे आहट हो गया। अगर किसी के अंत में ये प्रत्यय लगे हुए हैं, ता प्रत्यय का प्रयोग होता है इसमें, ठीक। तो अगर किसी भी शब्द के अंत में आपको यह शब्द अगर आपको मिलते हैं, यह प्रत्यय मिलते हैं, तो उनको हम किस श्रेणी में लेंगे, चलेंगे भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में हम रखेंगे, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि भाववाचक जो संज्ञाएं हैं प्रायः आप देखेंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में पाए जाते हैं, ठीक। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है वह संज्ञा से भी होता है,
संज्ञा से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है, और जो है इनका निर्माण विशेषण से भी होता है। यानी कि जो पद के 5 भेद होते हैं, क्रिया से भी विशेष भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो आप थोड़ा सा किसी बुक में या इसके बारे में मेरी क्लास पढ़ी हुई है पीछे, आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम बताएं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चलना, तो चलना है क्या भैया? चलना है क्रिया, और इस चलना के द्वारा हमने एक शब्द बना दिया चलाई। तो चलाई या जो चालान होता है, यह किससे बना हुआ भाववाचक संज्ञा भैया? क्रिया से बना हुआ है, ठीक ना। या अगर हम लिखते हैं यहाँ पर लिखना, लिख दें लिखना, तो यहाँ से लिखावट अगर बन जाता है तो है लिखावट का हो जाता है, लिखावट हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, संदैव किसका पर्यायवाची है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संदैव किसका पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाथी, दूसरा दिया हुआ है घोड़ा, तीसरा दिया हुआ है नदी, और चौथा दिया हुआ है सिंधु। हमें बताना है कि संदैव किसका पर्यायवाची है। तो देखें, संदैव का जो पर्यायवाची होता है वह होता है घोड़ा। याद रखेंगे, आप बिल्कुल भ्रम में नहीं जाएंगे कि सिंधु होगा। सिंधु का जो भाववाचक शब्द बना है वह क्या बना है? सैंधव बना हुआ है, सैंधव। तो ये भाववाचक जो संज्ञा है किसके लिए प्रयोग की जाती है? घोड़ा के लिए प्रयोग की जाती है। आप याद रखेंगे, संदैव शब्द जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। सिंधु एक नदी है, ठीक ना। तो सिंधु का पर्यायवाची, संदैव का पर्याय सिंधु नहीं हो सकता, क्योंकि सिंधु से एक अलग शब्द बना हुआ है। क्या? संदैव, या सिंधु से उत्पन्न कह सकते हैं, या सिंधु से संबंधित कह सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? संदैव। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि विष्णु से जो भाववाचक बनता है वह क्या बनेगा? वैष्णव बनता है। और यदि आपसे पूछ ले शिव का, तो शिव का शैव बन जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विष्णु का भाववाचक क्या होता है? तो विष्णु से भाववाचक बनेगा वैष्णव, और शिव से बनेगा शैव बनेगा। और आपसे पूछा जाता है कि शक्ति, शक्ति से क्या बना भैया? आप याद रखेंगे, शक्ति से बनता है शाक्त, शक्ति से बनता है शाक्त। इन तीनों शब्दों को आप याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप देखें कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है कमल का पर्याय नहीं है, कमल का पर्याय नहीं है। और ऑप्शन दे दिया है अरुण दिया हुआ है, सरोरुह दिया हुआ है, सरोरुह, और एक दो ऑप्शन इसमें बनाया है उत्पल और कुवलय दिया है, उत्पल और कुवलय। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कमल का पर्यायवाची नहीं है। याद रखेंगे, आपको भ्रम में डालता है ये नहीं का क्वेश्चन। हमको इतना पढ़ते हैं कमल का पर्याय, और एग्जाम में करते क्या है उसी के अनुरूप हम ऑप्शन खोज लेते हैं। तो हम देखेंगे अरुण, सरोरुह, उत्पल, कुवलय। तो देखिए अरुण का जो मतलब होता है, अरुण का मतलब सूर्य से होता है, और ये एक और लाल अर्थ में आता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अरुण किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। ये लाल विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सरोरुह, उत्पल और कुवलय ये कमल का पर्याय है। किसका पर्याय है? कमल का पर्याय है। याद रखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और मैंने आप लोगों को सलाह दिया था कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द को है आपको खुद याद करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास किसी भी तरह की अगर हिंदी से संबंधित बुक है तो उसमें आप जा कर के जो आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको नोट करके 2-3 बार रिवीजन करेंगे। उसमें से कुछ चीज़ें आपके माइंड में हो जाएंगी, और आपके एग्जाम में नहीं ओरिजिनल आंसर मिलेगा तो कम से कम 3 ऑप्शन को तो आप बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप 3 ऑप्शन को बाहर निकाल सकते हैं गलत, तो सही अपने से सामने आ जाएगा। तो हमारी बात को ध्यान से रखेंगे। चलेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। संधि से क्वेश्चन पूछा गया है कि दिग्गज में कौन सी संधि है? दिग्गज दिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है दिग्गज। और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया हुआ है स्वर संधि है,
ऑप्शन दिया हुआ है व्यंजन संधि है और ऑप्शन दिया है विसर्ग संधि है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीसरा चौथा ऑप्शन बना दिया, इसमें सभी या बना देगा ऑप्शन कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है। तो आप याद रखेंगे दिग्गज का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है दिक् प्लस गज, और जब दिक् प्लस गज हो गया क बदल गया तीसरे वर्ण में हलंत के साथ होगा। जब इसको हम मिलाकर के लिखते हैं तो शब्द बनता है क्या भी दिग्गज शब्द बनता है। तो यहाँ पर मेल किसका हो गया, देखें यहाँ पर मेल हुआ है क और ग का मेल हुआ है, यानी व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। संधि विच्छेद के प्रश्नों में आप थोड़ा सा ये सतर्क रहेंगे कि किन दो वर्णों का मेल हो रहा है। यदि स्वर का मेल स्वर से हो रहा है तो स्वर संधि होगा, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए, व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए, या स्वर का मेल किसी व्यंजन से हो जाए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि के 3-4 कंडीशन होते हैं, उसको आपको याद रखना है। विसर्ग एक बार परिवर्तित होता है किसमें, ओ में परिवर्तित होता है। विसर्ग एक बार परिवर्तित होता है आधे र में परिवर्तित होता है, और यह प्रायः रेफ के रूप में आता है। और रेफ के रूप में अगर नहीं होगा, यदि इस र के रूप में होगा तो इसके बाद कोई न कोई स्वर जरूर होगा, तभी ये पूरे र के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक इसमें आता है कि विसर्ग का आपका तीनों स में किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर हम विसर्ग संधि के एग्जाम्पलों को अगर हम देखें तो जिसमें आधा स का प्रयोग हो जाए, जिसमें र का प्रयोग हो जाए, जिसमें ओ के प्रयोग के बाद अगर कोई मूल शब्द मिलता है तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया, निराधार पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि भैया निराधार में कौन सी संधि है, तो सीधे आपको एक शब्द मिलेगा का भैया आधार मिलेगा, और आधार के साथ हम जोड़ेंगे क्या, नीर जोड़ देते हैं, तब जाकर के निराधार बनता है। लेकिन याद रखेंगे हाई र कहाँ से आया, तो हाई र भैया किसका हुआ है, र विसर्ग का हुआ है। तो लगा तो इस तरह से नीह प्लस आधार, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी संधि है। कौन सी संधि भैया, आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है भाई कि गंगा लाभ होना, गंगा लाभ होना, गंगा लाभ होना का अर्थ पूछा है। तो सबसे पहले आपसे मेरा ये अर्थ है, ये क्वेश्चन है कि गंगा लाभ होना मुहावरा है या लोकोक्ति है, मुहावरा है या लोकोक्ति है। तो आप उनको बता दें कि मुहावरा या लोकोक्ति। गंगा लाभ होना याद रखेंगे ये क्या है, मुहावरा। मुहावरा एक शब्दांश होता है, याद रखेंगे, सॉरी वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश। और लोकोक्ति जो होता है पूर्ण वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक। और एक बात और, मुहावरा में सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता। मुहावरे में क्या होता है कि इसका सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता। जैसे गंगा लाभ होना, यानी हम कहेंगे गंगा का लाभ होना, तो जो सामान्य अर्थ होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। मुहावरे का जो अर्थ होता है वह विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लक्षण के आधार पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया कि वह बहुत गधा है, तो गधा है का मतलब वो गधा कोई जानवर नहीं है, गधा के समान। गधा का प्रयोग विशेष अर्थ में होता है, किसके लिए, मूर्ख के लिए। तो जहां पर सामान्य अर्थ न लिया जाए उसका विशेष अर्थ लिया जाए, ऐसा जो है क्रिया कहाँ होती है, मुहावरा में होती है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होता है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर गंगा लाभ होना प्रश्न दिया है और आपको 4 ऑप्शन भी आपको दिया है, और आपको पहले देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अत्यंत प्रसन्न होना। मारने जाना, मर जाना, मारने जाना, और एक तीसरा ऑप्शन बनाया है मर जाना, ठीक।
अगला ऑप्शन बनाया है अधिक मूल्यवान वस्तु मिलना, अधिक मूल्यवान वस्तु होना, वस्तु मिलना दिया हुआ है ऑप्शन में मिलना। तो आपको बताना है गंगा लाभ होना का जो अर्थ होगा वह क्या होगा। तो देखें गंगा लाभ होना अत्यंत प्रसन्न होना हो ही नहीं सकता, ये कट जाएगा। मारने जाना भी है, मारने जाना ये भी नहीं हो सकता। अधिक मूल्यवान वस्तु मिलना, तो गंगा देखिएगा यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन सही होगा वह क्या होगा, मर जाना। गंगा लाभ होना, मरने के बाद सबकी अंत्येष्टि गंगा में ही होती है, तो गंगा लाभ होना यानी मर जाना। अधिक मूल्यवान वस्तु का मिलना ये अलग चीज है। अधिक मूल्यवान वस्तु का मिलना इसका गंगा लाभ होने से कोई मतलब नहीं है। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगा लाभ होना यानी मर जाना। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चले अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पीपर पात सरिस मन डोला में आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा, अलंकार बताना है आपको कि इसमें कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। आपके सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन के रूप में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा विभावना दिया हुआ है। तो देखते हैं, देखें तो उपमा अलंकार कहाँ होता है, जहां पर किसी बात की क्या होती है, तुलना की जाती है और इसके लिए वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया, वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें वाचक शब्द सासी से, असमान, सदृश, सतुल्य, सरिस, ये शब्द जो है इसमें वाचक शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि इसमें उपमेय और उपमान में समानता या तुलना की जाती है। और किसके द्वारा तुलना की जाएगी, वाचक शब्द के द्वारा। तो अगर किसी भी एग्जाम्पल में सा सी से लग जाए, सा सी से लग जाए और आपको अस जस मिल जाए, अस जस मिल जाए, या आपको सदृश मिल जाए, या आपको तुल्य शब्द मिल जाए किसी एग्जाम्पल में, या समान शब्द मिल जाए, के समान अगर मिल जाए, और यदि आपको मिल जाता है सरिस शब्द मिल जाता है, तो ये जो वाचक शब्द हैं किस अलंकार में पाए जाते हैं, उपमा अलंकार में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक, तो आप इस एग्जाम्पल में देखें तो सरिस शब्द आया हुआ है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो मन डोलना, देखिए डोलना, ये डोलना जो है एक क्रिया है, जो ये क्रिया किसके अंतर्गत आती है, मन में भी और पीपल पत्ते में। तो डोला क्या हो जाएगा, तो डोला जो शब्द होता है वो साधारण धर्म के अंतर्गत आता है। यानी साधारण धर्म का मतलब होता है कि जब उपमेय, जब किसी वस्तु की तुलना हम जब किसी से करते हैं तो जिसकी तुलना करते हैं उसको हम उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, मन की तुलना की गई है। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। कौन डोलता है, मन। तो ये होता है भैया उपमेय हो जाता है आपका। और इसकी तुलना किसके साथ कर दी गई, पीपल के पत्ते से कर दी गई। तो जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। तो यहाँ पर यह उपमान हो गया और इसको हम वाचक शब्द के अंतर्गत रखते हैं, वाचक शब्द। तो याद रखेंगे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। और इसमें चारों अंग मौजूद हैं। यह उपमा अलंकार के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए रूपक अलंकार में याद रखेंगे कि रूपक अलंकार में आपको बस याद रखना है कि उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग केवल मिल जाएगा। वहीं से आप पहचान ले जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पर लिख दूं मैं कि चरण कमल लिख दूं, चरण कमल। तो चरण कमल का मतलब क्या हुआ कि चरण के समान कमल की बात की जा रही है या कमल के समान चरण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक दूसरे में भेद रहित आरोप होता है, रूपक अलंकार हो जाएगा वहां पर। इसी तरह से आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर अंबर की तुलना किससे कर दी गई है, पनघट से कर दी गई है। तो अंबर पनघट वाला एग्जाम्पल अगर आपको दिखाई दे कौन सा हो जाएगा,
रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षालंकार की बात कर लें तो इसमें बिल्कुल आसान, आपको याद रखना है, इसमें कुछ वाचक शब्द मनु, मानहु, जानहु, जानो आदि शब्द जो है इसमें आपको प्रयोग किए जाते हैं। इसमें इसके द्वारा आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। विभावना अलंकार की बात करें तो विभावना में आपको बिना शब्द मिल जाएगा। बिना कारण के ही जब कार्य संपादित होगा तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा विभावना अलंकार हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बादलों के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बादलों के समूह के लिए एक शब्द क्या बनेगा। बादलों का समूह, बादलों के समूह को एक शब्द में हम क्या कहेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपको ऑप्शन मिलता है राशि मिलता है। राशि आपको मिलता है गुच्छा, और आपको मिलता है घटा, और आपको मिलता है ऑप्शन के रूप में अंबार। अंबार आपको बताना है कि बादलों के समूह के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिया है राशि, गुच्छा, घटा और अंबार, ठीक ना। तो यहाँ पर बादलों के समूह को हम कहते हैं दिया घटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। राशि हम कहते हैं धन के समूह को, या जो द्रव्य या पैसे होते हैं उसके समूह को हम राशि कहते हैं, धन के समूह को कह सकते हैं। ठीक ठीक। गुच्छा जो होता है वह, जैसे देखते हैं ना कि अंगूर का गुच्छा, अंगूर छोटी छोटी वस्तुओं का जो समूह होता है उनको हम गुच्छा, जो एक ही में लगे होते हैं, जिनका संबंध एक ही से होता है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, गुच्छा कह सकते हैं इनको। ठीक। अंबार क्या होता है, इसको हम अंबार को हम ढेर कह सकते हैं, ढेर। ठीक। जैसे हम किसी भी चीज का इकट्ठा करते हैं तो इस तरह से बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंबार। ठीक ना। तो आपका यहाँ पर सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बादलों के समूह के लिए हम एक शब्द का अगर प्रयोग करें तो क्या दिया, घटा। ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे और किस रचना को दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में भाई, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहले जो है लेखकों के व्यक्तिगत रचना पर दी जाती थी यह पुरस्कार, लेकिन अब यह पुरस्कार उसके संपूर्ण लेखन से संबंधित हो गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत लेखन में नहीं दिया जाता है, बल्कि संपूर्ण साहित्य के सृजन में आपके योगदान को देखते हुए यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। और इनकी एक रचना है जिसका नाम है चिदंबरा, चिदंबरा। ठीक। तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। चलेंगे अब जो है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी से पूछा गया आपसे। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम, पेट के एग्जाम में, इसलिए शुद्ध वर्तनी से संबंधित हमारी जो क्लास है उसे आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है आपसे, प्रश्न पूछा है आपका क्या भैया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, नदान दिया हुआ है, नदान, और दिया है दैहिक दिया हुआ है, दैहिक दिया हुआ है इस तरह से। और ऑप्शन बनाया है आपका वैश्या बनाया है, वैश्या। और आपसे एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर
मति शब्द दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है। पहला दिया है नादान, तो नादान नहीं होता बालक, ये क्या होता है, नादान होता है। ठीक, दैहिक दिया हुआ है तो दैहिक नहीं होता है, यह होता है दैहिक होता है। आई की मात्रा होती है यहाँ पर ये दिया हुआ इसलिए यह गलत होगा। वैश्या दिया हुआ है, वैश्या नहीं होता, ये होता है वैश्या। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन हो जाएगा, मति हो जाएगा, मति। ठीक, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका मति हो जाएगा। और नदान नहीं होता, नादान होता, देहिक नहीं होता, दैहिक होता है, वैश्या नहीं होता, वैश्या होता है। चलें, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलें। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हवन की सामग्री के लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है हवन की सामग्री आपसे पूछा है कि हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द आपसे पूछा है, दिया है छवि दिया हुआ है ऑप्शन, हवि दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कुंड दिया हुआ है, और ऑप्शन दिया हुआ है रवि दिया हुआ है। तो देखिए छवि ये प्रतिछाया होती है, छवि मतलब दृश्य होता है। ठीक, हवि का संबंध हवन से होता है, और हवन की जो सामग्री होती है उसको हम क्या कहेंगे भैया, हवि कहेंगे। और हवन जिसमें होता है उसे कुंड कहा जाता है। यह रवि सूर्य का पर्यायवाची है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हवि हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस भूमि को जोता न जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस जमीन को जोता न जा सके, जिस जमीन को जोता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है अप्रतिहत दिया हुआ है, अप्रतिहत, और ऑप्शन दिया हुआ है उर्वर दिया हुआ है, उर्वर, और दिया है अनुर्वर दिया हुआ है, अनुर्वर, और एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर समतल। तो देखिएगा हमेशा आप जो है जब प्रश्न हल करते हैं तो आप ध्यान दें कि पहले इसमें से अगर गलत ऑप्शन को अगर हम निकालें तो सही अपने से आ सकता है। तो आराम से चलें। जिस जमीन को जोता नहीं जा सकता उसको हम क्या कह सकते हैं, उर्वर किया होता है, उपजाऊ क्या होता है, उपजाऊ होता है। और अनुर्वर क्या होता है, अनुपजाऊ होता है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। समतल का मतलब होता है बराबर, समतल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बराबर। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल गया जो सही ऑप्शन के रूप में है अप्रतिहत। किसे कहेंगे तो आप याद रखेंगे अप्रतिहत होता है जिस जमीन को जोता न जा सके उसे हम अप्रतिहत कहते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन विशेषण से फिर से पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन विशेषण से है। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति आ रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है। इसमें कौन सा विशेषण है, किसमें भैया, कोई में विशेषण कौन सा है आपसे पूछा है। कोई शब्द में कौन सा विशेषण है आपसे पूछा है। और ऑप्शन दिया है परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण दिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सार्वनामिक विशेषण दिया हुआ है, सार्वनामिक विशेषण दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला ऑप्शन संख्यावाची विशेषण दिया हुआ है, संख्यावाची विशेषण दिया हुआ है। ठीक, और दिया है गुणवाचक विशेषण दिया हुआ है, गुणवाचक विशेषण दिया हुआ है। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है।
परिमाण बोधक विशेषण सही है, या सार्वनामिक विशेषण सही है, या संख्यावाची विशेषण सही है, या गुणवाचक विशेषण सही है। तो देखा जाए कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर देखा जाए तो कोई क्या है, कोई भैया सर्वनाम है, कोई क्या है यहाँ पर सर्वनाम है। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आया हुआ था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से ठीक पहले हो जाए तो उस सर्वनाम को हम सर्वनाम नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण के रूप में कहते हैं। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में बन जाए वह क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। परिमाण मात्रा के साथ हम प्रयोग करेंगे, संख्या काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाएगा। गुणवाचक भाव से संबंधित है, दशा स्थिति समय से संबंधित है, गुण से संबंधित है। जहां पर संख्या न मिले, सर्वनाम न मिले, परिमाण न मिले, वहां पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि होनहार बीरवान के होते चिकने पात, इसका अर्थ क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि होनहार बीरवान के, होनहार बीरवान के होते चिकने पात, होते चिकने पात, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि होनहार बीरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दिया हुआ है चिकने पत्तों वाला सुंदर लगता है, चिकने पत्तों वाला सुंदर लगता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि चिकने पत्तों वाला सुंदर लगता है। तो भैया ये तो इसका सुंदर लगता है, और भैया आप जानते हैं कि ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया, तो ये तो होगा नहीं। उद्यान का शौक होना, अगला ऑप्शन दिया हुआ है उद्यान का शौक होना, तो भैया ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि होनहार बीरवान के होते चिकने पात का अर्थ उद्यान का शौक, उद्यान का कोई मतलब नहीं है यहाँ। फिर अगला ऑप्शन दिया है होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। तो होनहार, होनहार के गुण बचपन में ही दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन है। एक ऑप्शन इसमें और दिया है, चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा, पौधा वृक्ष बनेगा, पौधा वृक्ष बनेगा। तो आप देखिए पौधा वृक्ष बनेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, होनहार बीरवान के चिकने होते चिकने पात, इसका जो सही अर्थ होगा होनहार के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, याद रखेंगे। चलेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्रोधाग्नि में समास पूछ लिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्रोधाग्नि में कौन सा समास है। क्वेश्चन पूछा है क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि में समास आपसे पूछा है, क्रोधाग्नि में समास आपसे पूछा है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है द्विगु समास दिया हुआ है, द्विगु समास, और द्विगु समास के साथ ऑप्शन दिया है द्वंद्व दिया है, द्वंद्व समास। और इसी में जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय, कर्मधारय समास दिया हुआ है। और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्रोधाग्नि में समास कौन सा होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास एग्जाम्पल में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर द्विगु तो होगा नहीं, क्योंकि द्विगु का प्रयोग संख्यावाची विशेषण के रूप में होता है। द्वंद्व का समास दोनों पद प्रधान होता है, इसमें आप योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये है नहीं। कर्मधारय समास सही होगा, बहुव्रीहि समास इसलिए नहीं होगा कि बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, इसलिए बहुव्रीहि समास नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। तो आज की कक्षा में बस इतने ही प्रश्न आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर सका। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।